स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो बताइएगा भाई, नेटवर्क अगर सही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही हो और क्लासेस दिख रही हो तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम। तो एक बार बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं क्लियर आ रही है। भाई निशा जी, बिल्कुल हम आ गए हैं, लाइव आ गए हैं। आप लोग बताइएगा बफरिंग तो नहीं हो रही है और चीज़ें क्लियर आ रही हैं। ज्योति जी को क्लियर आ रहा है, बाकी लोग भी बता दें भाई। जी बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। भैया 8:15 पे आएंगे, कोई बात नहीं भाई, 3 मिनट पहले आ गए, कोई बुराई है क्या? बच्चे हमारे हैं, क्लासेस हमारी हैं, कोई दिक्कत है? 3 मिनट पहले ही आ गए भाई, है ना। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तभी लोग लाइव आ जाए। चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं हम। तो ये बच्चे लाइव आ जाएं, 2 बच्चे रह गए हैं। तो देखिएगा, हम बता रहे थे कि हमारी ये जो आज की क्लास होगी 32वीं क्लास है ना जी। इसके पहले जो हमारी क्लासेस हैं लगभग 31 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने 31 क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो एक बार ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, सीटेट के बारे में कुछ सीख सकेंगे, है ना जी। भाई सभी लोग आ गए हैं तो बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। भाई सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे आज जो मेरी क्लास होगी लगभग 32 क्लास। इससे पहले 31 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 32वीं क्लास है जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? पर्यावरण अध्ययन और उसके शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करेंगे हम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के बारे में है। तो भाई यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि अगर बच्चे को हम पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं तो कैसी टेक्निक्स का हम यूज करेंगे, किसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे हम, इसके बारे में हम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, किसी को कोई इशू तो नहीं है, फिर क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हल्की सी भी दिक्कत तो बताएं भाई। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके? शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे हम, पेडागोजी की। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो हमने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, है ना। 15 नंबर का जो कॉन्सेप्ट था, जो एनसीईआरटी बेस था, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम पेडागोजी की बात करेंगे, जहाँ पर पेडागोजी की ये पहली क्लास है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं पर्यावरण की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण क्या होता है? 2 शब्दों से मिला होता है। एक क्या होता है हमारा? परि होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? आवरण होता है। ठीक है, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ वातावरण है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये बात होती किसकी? पर्यावरण की। तो देखा जाता है पर्यावरण जो होता है भौतिक, जैविक और रासायनिक कारकों को काफ़ी प्रभावित करता है, या फिर भौतिक, जैविक, रासायनिक कारकों से काफ़ी प्रभावित होता है। ये बात होती है। पर्यावरण मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है और मानव जीवन पर विभिन्न क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा। भाई अमन जी नमस्ते। जैसे कि अब बात करते हैं रॉस ने क्या कहा है पर्यावरण के बारे में, एक बार देख लेते हैं। रॉस ने कहा है, वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण या वातावरण कहलाती है। ठीक है, तो जिसके द्वारा हमारा विकास प्रभावित होता है वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करते हैं हम पर्यावरण के घटक की। तो पर्यावरण के घटक कैसे हैं भाई? जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं और भौतिक घटक हैं, साथ में रासायनिक घटक हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके भाई। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? जैविक घटक से। तो जैविक घटक क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पौधे जानवर हों, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिस वस्तुओं में या फिर जिन चीज़ों में जान होती है या प्राण होते हैं वे सजीव कहलाते हैं, और सजीव घटक ही क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में समस्त जीव एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर होते हैं, अतः इन्हें एक वर्ग के सदस्य के रूप में हम
जानते हैं। तो ये बात होती है जैविक घटक की। अमित जी आप क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक क्या होते हैं भाई? जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, मृदा हुई यानी कि ज़मीन हुई, मिट्टी हुई, ये सब क्या है? ये अजैविक घटक हैं। इन्हें पर्यावरण के अजैविक तत्वों में शामिल किया जाता है ना जी। अब अजैविक तत्वों को बांटते हैं दो भागों में, जहां हमने तीसरा नंबर डाल दिया है, तीसरा नंबर नहीं होगा यहाँ पे, पहला नंबर होगा ए मान लीजिए। तो पहला क्या है? भौतिक घटक है, दूसरा क्या है? रासायनिक घटक है। तो हम बात करेंगे भौतिक घटक की। तो भौतिक घटक में हम बात करते हैं तो भौतिक घटक क्या होता है, सब लोग नोट करते रहिएगा। चाहे वो ताप हो, दाब हो, प्रकाश हो, चाहे जल हो, आर्द्रता हो, जलवाष्प हो, मिट्टी हो, है ना, चाहे प्रवाह हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये बात होती है भाई। तो सभी को गुड इवनिंग, क्लासेस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक घटक की, जहाँ पहला हमारा आता है आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है भाई? आर्द्रता को हम जानते हैं वातावरण में उपस्थित नमी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे वातावरण में जो भी नमी होती है उसको हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम सुबह उठकर देखते हैं तो पौधों की पत्तियों के ऊपर थोड़ी सी नमी रहती है ना, वही नमी क्या कहलाती है? वो आर्द्रता कहलाती है। वैसे तो उसमें वाष्पोत्सर्जन भी होता है ना जी। अगला है मिट्टी। तो मिट्टी भी एक क्या है? अजैविक घटक है भाई। बिल्कुल सही कहा रूबी जी ने, बहुत बढ़िया। तो मिट्टी क्या होती है? एक अजैविक घटक होती है जो कि भौतिक घटक के अंतर्गत आती है। तो मिट्टी की उस ऊपरी परत को या फिर ऊपरी सतह को हम मिट्टी कहते हैं जिस पर जीवधारियों तथा वनस्पतियों का निवास होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे बात होती है प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है भाई? प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश से ही हमें क्या प्राप्त होता है? सभी प्रकार की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, है ना। प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हमारा भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हम जल की। जैसे कि हम जानते हैं जल भूमंडल पर उपस्थित समस्त जीव जंतुओं तथा पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। जल के बिना किसी का जीवन संभव नहीं होता भाई। कहते हैं जल है तो कल है ना। जीवन तो पुराना हो गया है भाई, जल है तो कल है। तो ये बात होती है भौतिक घटक की। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हम रासायनिक घटक की। तो रासायनिक घटक क्या होते हैं? देखिए, रासायनिक घटक के अंतर्गत पोषक तत्व आते हैं, वायुमंडल आता है, उसमें उपस्थित गैसें आती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक घटक के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं हम पहले पोषक तत्व की। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं वृहत पोषक तत्व। सूक्ष्म को हम कभी कभी लघु पोषक तत्व भी हम कहते हैं। इनके बारे में बात करते हैं हम। तो देखिएगा, जिन पोषक तत्वों की मात्रा या आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक होती है उन्हें हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, है ना। और जिन पोषक तत्वों की मात्रा हमें शरीर में कम होती है आवश्यकता, उनको हम सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व कहते हैं, जिसके अंतर्गत विटामिन आते हैं, है ना जी। ये बात होती है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं हम गैस की। जैसे कि सभी जानते हैं कि वायुमंडल में गैस होती हैं, है ना जी। जैसे कि हम बात करते हैं कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है ना। और अक्रिय गैसें हैं जैसे कि नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। ये सब गैसेस पाई जाती हैं। तो देखा जाए सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% पाई जाती है। और उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है जो लगभग 21% पाई जाती है ना। और शेष में क्या होता है? शेष में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अक्रिय गैसें होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003 होती है भाई। तो ये बात होती है कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस की, इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। मतलब कि अगर हम पर्यावरण पर पढ़ रहे हैं तो उसका हम किस किस क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की। तो पर्यावरण का जो क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, काफ़ी ही विस्तृत है और ये फैला हुआ है। प्रकृति में उपस्थित समस्त वस्तुओं का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत ही हम करते हैं।
मतलब हम चाहे भूगोल पढ़ें, चाहे हम विज्ञान पढ़ें, वो सभी क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। जैसे बात करते हैं आप पारिस्थितिकी की, तो पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा उनके वातावरण के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मतलब एक जीव है, उसका प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, उसका कैसा आवास है, वो भोजन कैसे इकट्ठा कर रहा है, कैसे दूसरों पर आश्रित होता है। तो ये जो पूरा संबंध होता है, इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, इको सिस्टम कहते हैं। आगे बात करते हैं हम मानव स्वास्थ्य की। ये क्या होता है? मनुष्य के स्वास्थ्य का पर्यावरण से बहुत ही पुराना संबंध है। मनुष्य पर्यावरण में उपस्थित समस्त घटनाओं के साथ रहता है, इसीलिए अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, वो कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अगर पर्यावरण शुद्ध होता है तो मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो शरीर होता है, वो क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो ये बात होती है किसकी? मानव स्वास्थ्य की। भाई सभी को नेटवर्क में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब तो क्लासेस रेगुलर चल रही बढ़िया से, बहुत बढ़िया। तो आगे हम बात करते हैं वानिकी के क्षेत्र में। तो भाई वानिकी क्या होता है? भाई कोई एक बार बताएगा हमें वानिकी क्या होता है? भाई वानिकी के क्षेत्र में हम पर्यावरण अध्ययन का क्या रोल मानते हैं? कोई बताएगा हमें? देखते हैं भाई हमारे क्लास में कौन बच्चा बढ़िया है जो वानिकी के बारे में जानता है। देखते हैं भाई किसका आंसर पहले आता है। कोई बताएगा हमें कि वानिकी क्या होती है, फिर आगे बताते हैं आपको हम। तो हमने कहा इसके बारे में जाना कि पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है काफ़ी व्यापक होता है, जिसमें हमने पारिस्थितिकी के बारे में जाना, मानव स्वास्थ्य के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं किसकी? वानिकी की। भाई वानिकी का अर्थ ट्री तो नहीं होता है। भाई नगमा जी सही कह रही है, एक बार सभी लोग हैं, एक बार लाइक कर दे तो हमें भी बढ़िया लगे थोड़ा। देखिए वानिकी का अर्थ क्या होता है, एक बार देखिएगा होता क्या है। वानिकी का अर्थ होता है वनों का प्रबंधन, है ना जी। वनों के प्रबंधन को हम वानिकी कहते हैं। जैसे कि रूबी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि वन में कौन कौन से ट्री हैं या कौन कौन से पेड़ हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज हम कह सकते हैं ये हमारा वानिकी है। वन समाज की धरोहर होती है ना जी। आप जानते हैं इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 51 में, वहाँ कहा गया है कि वनों का हमें संरक्षण करना है, ध्यान देना है ना जी। और सरकार वनों की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य कर रही है। यह प्राकृतिक का सोना होता है, प्रकृति का सोना होता है, हरा सोना कहते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, इसका हमें रक्षा करना है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और संवैधानिक कर्तव्य भी है। इसे हमारे सोने के नाम से हम जानते हैं। आगे हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध है। वर्तमान युग को जैव प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक हम प्रयोग करते हैं। तो ये पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो इस आज के टॉपिक में कुछ खास नहीं था जो आपको बताया जाए। ये मान लीजिए कि आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बढ़िया था यहाँ पर। लेकिन भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस की, है ना। कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर होता है, हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करते हैं तो बात अलग होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें परफेक्ट होती हैं, है ना जी। अगर आपने प्रैक्टिस रिटेड में की हुई है तो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में बेहतर नंबर से चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे, है ना जी। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लगभग 15 क्वेश्चन है, जल्दी ख़त्म करेंगे आज हम, समय नहीं लेंगे आपका हम। तो बात करते हैं हम प्रैक्टिस की। ज्योति जी ने बिल्कुल कहा, सही कहा है, वनों का प्रबंधन होता है भाई। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, पहला चैप्टर है ये, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। भाई उससे पहले एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा जिससे हमें अच्छा लगे, और प्रोत्साहन के लिए भाई एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पर्यावरण विज्ञान या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को समझने का आधारभूत तरीका क्या है? गहराई से अवलोकन करना और अनुभव करना। दूसरा है अमूर्त सूचना को समझना, तथ्यों को, नियमों को याद करना और अभ्यास करना। रोहित जी बहुत बढ़िया, नगमा जी बहुत बढ़िया, भाई अमित जी का स्टार्ट हो गया, देख लीजिएगा भाई, पहले का पहला, बहुत बढ़िया। अंशु जी बहुत बढ़िया, नगमा जी बहुत बढ़िया,
भाई रूबी जी को 1 लग रहा है। रूबी जी बहुत सही आपका। प्रीति जी, रूपा जी और रितु जी, शिव जी बहुत बढ़िया। देखिएगा, पर्यावरण की अगर बात होती है तो वहाँ बात होती है अवलोकन की और अनुभव की। क्योंकि पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, कुछ सीखना है, तो हमें अवलोकन अधिक से अधिक करना होगा। जितना हम अवलोकन करते हैं, जितना हम निरीक्षण करते हैं, उतने ही हमारे अनुभव जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और अनुभव के माध्यम से हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा क्यों नहीं सही होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है अमूर्त सूचनाओं को समझना। तो भाई पर्यावरण के माध्यम से हम अमूर्त सूचनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहले हम ध्यान देंगे जो कि मूर्त सूचनाएं हैं, उनके माध्यम से हम अमूर्त सूचनाओं को ध्यान देते हैं ना जी। तो पहले मूर्त सूचनाओं के बारे में हम जानेंगे। तीसरा क्या है, तथ्यों और नियमों को याद करना। तो हमने बताया था आपको, जो नियम के बारे में बात होती है, चाहे याद करने की बात होती है, ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इन पर हमें ध्यान नहीं देना है। और अभ्यास तो हमें करवानी ही नहीं है और दोहराना भी नहीं है। तो ये नियम है, याद करना हुआ, अभ्यास करना हुआ, दोहराना हुआ, ये चारों जो वर्ड हैं निगेटिव वर्ड हैं। अगर किसी भी ऑप्शन में मिलते हैं आपको तो आप बिना सोचे वो ऑप्शन को काट दीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बबली जी। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण विज्ञान या कहें पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे पाठ्यक्रम से मेल खाता है, बताइएगा भाई। पहला है, यह सभी आधारभूत अवधारणाओं को सीखने पर बल देता है। इसमें पाठ के दौरान दिए जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा पाठ के अंत में अधिक प्रश्न दिए जाते हैं। यह छात्रों को उनके प्रकृति वातावरण से जोड़ने में सहायक होता है। और चौथा है, यह प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं के लिए संसार में प्रयोग किए जाने वाले अधिक से अधिक शब्दों को शामिल करता है। भाई दूसरे का सी उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रोहित जी, अमित जी, प्रीति, नगमा और रितु, बहुत बढ़िया भाई। भाई एक चीज़ यार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न में ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण विज्ञान, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पर्यावरण ईवीएस को पर्यावरण विज्ञान नहीं कहते हैं, हम इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। एक बार एग्जाम में भी आया था कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, ना कि साइंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, अध्ययन होगा। बहुत बढ़िया अंशु जी, बिट्टू जी और खुशबू जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि हमें बच्चे के ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना है, प्रकृति से जोड़ना है ना जी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। यह छात्रों को उनके प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है जी। अब पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों है, एक बार ध्यान दीजिएगा। यह सभी आधारभूत अवधारणाओं को सीखने पर बल देती है। तो हमें भाई बच्चों को अवधारणाओं के बारे में नहीं बताना है, तो पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, इसमें पाठ के दौरान दिए जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा पाठ के अंत में अधिक प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब पाठ के अंत में अगर बहुत सारे अभ्यास होंगे तो बच्चा पढ़ने में उसका दिक्कत होगी, उसको काफ़ी कठिनाई होगी, वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पाठ के बीच में अभ्यास होने चाहिए। हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके नीचे थोड़ी सी अभ्यास, थोड़ी सी क्रियाकलाप, फिर हल्का सा टॉपिक पढ़ा, फिर क्रियाकलाप, फिर अभ्यास। तो अगर जो पाठ होंगे उनकी जो अभ्यास होगी अगर अंतः प्रकरण वाली होगी तभी बेस्ट होगी। मतलब पाठ के मध्य में बच्चों को हमें अभ्यास कराना है, ना कि पाठ के अंत में। ठीक है, तो जो भी अभ्यास होगी वो अंतः प्रकरणीय होगी। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा वाला सही है, लेकिन चौथा देख लेते हैं। यह प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए संसार में प्रयोग किए जाने वाले अधिक से अधिक शब्दों को शामिल करना है। देखिएगा, हमें अधिक से अधिक शब्दों को बच्चों को नहीं सिखाना है कि पारिस्थितिकी क्या होता है ना, वन प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में बच्चों को हमें नहीं बताना है। तो यहाँ पे हम शब्द नहीं सिखाएंगे, हम उनको हम बाह्य वातावरण से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत